हेलो एवरीवन। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सीरीज में वो है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। लोगों को मतलब ये हार्ड लगता है लेकिन असल में ये हार्ड नहीं है, बस बहुत फोकस वाला क्वेश्चन है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें, अभी मैं जब सॉल्व करूंगा तो हमें पता चल जाएगा कि क्यों फोकस वाला क्वेश्चन है। और जैसे ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बाकी वीडियो के मुकाबले में, क्योंकि अब इसमें हम एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन नहीं करेंगे। बाकी टॉपिक में मैंने मोस्टली दो क्वेश्चन किया, मैक्सिमम दो ही क्वेश्चन किया हो। तो लेकिन ये बार मैं तीन क्वेश्चन करूंगा इस टॉपिक पे, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट भी आते हैं तो हमें वो भी करना आना चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा कि ये कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी क्वेश्चन पेपर से उठा के ये क्वेश्चन सॉल्व करूं। इसके लिए हमें फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमें निकालना रहेगा डी, और डी का फॉर्मूला होता है R1 माइनस R2। ये R1 माइनस R2 मैंने पहले ही लिख दिया, लेकिन ये हमें निकालना रहेगा। और ये हम कैसे निकालेंगे, यही इस इंपॉर्टेंट का क्या बोलेंगे, हार्ट है। मतलब अगर ये सही हो गया तो पूरा क्वेश्चन ही बिल्कुल आसान है। तो हम शुरू करते हैं। तो ये जो R1 रहेगा वो फर्स्ट सीरीज से जुड़ा रहेगा, और जो R2 रहेगा वो सेकंड सीरीज से जुड़े रहेगा। अब यहाँ पे मैथ साइंस दिया, आपको कुछ और भी दे सकता है, कोई सब्जेक्ट दे देगा या कुछ और चीज, तो उस पर हमें नहीं जाना है। फर्स्ट सीरीज R1, सेकंड सीरीज R2। अब R है क्या, R है रैंक। अब रैंक हम कैसे देते हैं, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स वो फर्स्ट, जिससे उससे थोड़े से कम मार्क्स वो सेकंड। तो अब हम वही शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा वैल्यू दिख रही है, जैसे यहाँ पे है 35, तो हम दे देंगे उसको 1 नंबर। उसके बाद जो सबसे ज्यादा वैल्यू है 35 के बाद, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये है 32। उसके बाद 30, यहाँ पे इसको दे देंगे थर्ड रैंक। उसके बाद जो आएगा यहाँ पे 3 के बाद जो आएगा 28, यहाँ पे 26, 22 है लेकिन 28 है इसके बाद उससे कम। फिर उसके बाद हमारा 26 फिफ्थ रैंक। उसके बाद 22 हमारा सिक्स्थ रैंक, और उसके बाद 20 हमारा सेवेंथ रैंक। ठीक है, हमने सिर्फ रैंकिंग दी है कि सबसे ज्यादा वैल्यू उसका असेंडिंग ऑर्डर में उसको ऐसा कर दिया है। अब ठीक है, अब यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे। तो हमारा इसमें सबसे ज्यादा जो है 27 है, उसको दे देंगे रैंक 1। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा 27 का 26, ये आ गया हमारा रैंक 2। फिर उसके बाद आ गया 25, ये आ गया हमारा रैंक 3। 25 के बाद 24 भी है, ये आ गया हमारा रैंक 4। 24 के बाद 23 नहीं है, 22 है, तो ये आ गया हमारा फिफ्थ रैंक। ठीक है, उसके बाद 20 नहीं है और ये भी नहीं है, डायरेक्ट 18 है, तो इसको दे देंगे हम सिक्स्थ रैंक। और उसके बाद जो आएगा हमारा 15 बचा हुआ, वो आ जाएगा सेवेंथ रैंक पे। अब देखो, जो हमने रैंक दी है वही हमारी R1 की वैल्यू है। जैसे यहाँ पे 32 का रैंक 2 है, तो R1 की फर्स्ट वैल्यू 32 पे क्या है, 2 है। वैसे 28 का रैंक 4 है, तो R1 4 है। इसी तरीके से हमने सबके सामने R1, मैथ्स के लिए R1 के रैंक लिख दिए और साइंस के लिए R2 पे रैंक लिख दिया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, डी निकालना है। R1 माइनस R2, ठीक है, 2 माइनस 1 यानी 1 आ गया, 4 माइनस 3 यानी 1 आ गया, 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 आ गया। ये तो 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 7 माइनस 1, 7 माइनस 6 1, 3 माइनस 4 माइनस 1। ठीक है, अब हमारा डी निकल गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, समेशन डी स्क्वायर। उसके लिए हमें चाहिए रहेगा डी स्क्वायर। तो हम सिंपल जो है ये वैल्यूज निकाले, इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर में नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। और इत्तेफाक से यहाँ पे ये इजी प्रॉब्लम है, मैंने शुरुआत में इजी प्रॉब्लम लिया ताकि एक माइंडसेट और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी फोकस से रह सके। तो यहाँ पे कैसा, पूरा का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, 0 का स्क्वायर तो 0, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब हम करेंगे इसका समेशन डी स्क्वायर। ठीक है, कितना आया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पे 6 आ गया, 6 बार 1 है, सिंपल। उसके बाद हमें डी स्क्वायर हो गया, 6 तो हमें गिवन है, 1 भी वैसी जो कांस्टेंट है वो। तो अब n क्या है, यहाँ पे मेन बात ये है, n नॉर्मली समेशन रहता था। इस प्रॉब्लम में n क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ और भी दे सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारा n जो है वो 7 है। ये गिवन रह भी सकता है, नहीं भी दिया भी रह सकता है, नहीं भी दिया रह सकता है, तो हमें पता रहना चाहिए। ठीक है, अब हमें n मिल गया, समेशन डी स्क्वायर मिल गया। अब सिंपल हम रो के फॉर्मूले में डाल देंगे, रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज डालेंगे। ये इस पे गौर करना, ये मिस्टेक बहुत होती है। यहाँ तक कि मुझसे भी ये मिस्टेक हुई थी जब हम सॉल्व कर रहे थे।
तो ये 1 अलग है इस पूरे टर्म से, ठीक है, 1 माइनस दिस टर्म है ये टोटल टर्म, ठीक है। तो अब हम पुट करेंगे तो 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर क्या है हमारा 6 अपॉन n क्या है हमारा 7, ठीक है। तो 7 इंटू 7 स्क्वायर माइनस 1, तो ये हमारा, अगर इसको डायरेक्ट कैलसी में डालते हैं तो भी हमें आंसर मिल जाएगा, लेकिन बहुत से लोगों को ये इक्वेशन टाइप करने में परेशानी हो सकती है और गलत भी हो सकता है। तो हम सेफ्टी के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस 36 अपॉन ये 7 है, 7 एज इट इज लिख दिया, इंटू 7 स्क्वायर क्या होता है 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 49 माइनस 1 हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये 49 माइनस 1 क्या हो जाएगा 48। अब ये चीज तो हम कैल्सी में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जब कैल्सी में डालते हैं तो हमारा जो आंसर आता है रो का वो आता है 0.89। अब ये तो रहा अपना 8 मार्क्स का क्वेश्चन, तो इसमें हमें क्या करना रहेगा, इंटरप्रेट द रिजल्ट, ठीक है। हमारा रो आ गया 0.89। तो अब इंटरप्रेट कैसे करें, तो उसके लिए हमें ये चार्ट याद करके जाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला गिवन रहेगा, लेकिन ये जो चार्ट है, ये टेबल जो है, ये हमें पता रहना चाहिए। यहाँ पे अगर रो की वैल्यू 0 आ गई, हमारे जो रो की वैल्यू 0 आ गई तो 0 कोरिलेशन, लेस देन प्लस माइनस 0.20 आ गई तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कोरिलेशन, ठीक है। और 0.21 से 0.40 प्लस माइनस का कुछ भी चलता है ना, 0.21 से 0.40 आ गई तो लो कोरिलेशन, 0.41 से 0.70 आ गई तो मॉडरेट कोरिलेशन, 0.71 से 0.9 आ गई तो हाई कोरिलेशन, और 0.91 से 0.99 आ गई तो वेरी हाई कोरिलेशन, और प्लस माइनस 1 आ गई तो आइडियल या परफेक्ट कोरिलेशन। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा रो की वैल्यू क्या आ गई 0.89। पेपर में हमें ये याद करके जाना रहेगा, ये ध्यान रखना। तो 0.89 किसके बीच में आ रही है 0.71 टू प्लस माइनस 0.90, यानी ये हमारा क्या है हाई कोरिलेशन है। अब हाई कोरिलेशन तो है, तो हाई कोरिलेशन किसके बीच में है ये भी तो एक बात है, ठीक है। हाई कोरिलेशन किसके बीच में, तो हम लिखेंगे आंसर में, इंटरप्रिटेशन में, द वैल्यू ऑफ रो इज 0.89, therefore there is, किसके बीच में फॉलो हो रहा है इसके बीच में, तो there is high correlation between the values of, हमने किसके लिए किया है मैथ्स और साइंस के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिटवीन द वैल्यूज ऑफ मैथ्स एंड साइंस। तो इस तरीके से जो ये हमारा 8 मार्क वाला हो जाएगा। अब ये तो बहुत इजी वाला ले लिया था मैंने, हम जो नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे उसमें ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जैसे इसमें से कोई एक सिमिलर नंबर आ गया, तो अब हम उनकी उसकी रैंकिंग कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये फर्स्ट प्रॉब्लम हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं, मैं हट गया तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पे मैंने सीरीज पहले लिख दिया, राइट में क्वेश्चन दिया रहेगा, और ये जो है हमें सॉल्व करके निकालना है, ये मैंने पहले लिख दिया ताकि हमारा थोड़ा टाइम कम मतलब कम वेस्ट हो, ठीक है। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हम रैंकिंग देंगे इन सभी वैल्यूज को। तो यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है जो कि है यहाँ पे 12, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा 1। उसके बाद जो हमारी अगली वैल्यू है जो सबसे हाईएस्ट है, यहाँ पे 11 नहीं है 10 है तो 2। उसके बाद हमारी जो थर्ड रहेगी 10 के बाद वो आएगी 9, इसका रैंक 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारी 9 के बाद 8 आएगी 4, उसके बाद फिर क्या है 8 के बाद 7, ये आ गया 5th रैंक, ठीक है। उसके बाद 6th रैंक हम किसको देंगे, 7 के बाद 6 को 6th रैंक देंगे, ठीक है। उसके बाद 6th रैंक, अब 7th रैंक ढूंढेंगे हम, 6 के बाद कौन आ सकते हैं 5, लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात देखिए 5 इस पे भी है इस पे भी है, तो मैं इसको 7 दूं या इसको 7 दूं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक को 7 मान लिए, एक को 8 मान लिए, ठीक है, लेकिन दोनों को अलग अलग नहीं दे सकते, मैं सिर्फ मानने की बात कर रहा हूँ। एक को 7 माने, एक को 8 माने, ठीक है, क्योंकि एक का 7th रहता तो अगले का ऑटोमेटिकली 8th रहता ही। तो हम क्या करेंगे 7 प्लस 8, एक का 7 एक का 8 डिवाइडेड बाय 2, अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा 15/2, जो कि हमारा होता है 7.5,
ठीक है, तो हमने जब अरिथमेटिक मीन निकाल लिए तो ये जो है इन दोनों सिमिलर वैल्यूज का रैंक हो जाएगा। ठीक है, 7.5। अब कैसा, अगला हम 8 से नहीं शुरू करेंगे रैंक देना, क्योंकि 7 और 8 तो हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। अगला जो रैंक रहेगा वो रहेगा 9th। तो 5 के बाद अगला कौन सा छोटा नंबर है, 4। तो 4 का रैंक क्या रहेगा, 9। उसके बाद 10th रैंक अब किसका रहेगा, 3 का। ठीक है, इसके बाद 11th किसका रहेगा, 2 का। लेकिन 2 2 है फिर से, तो अगर इसका 11 और इसका 12 मान लूं तो हम क्या करेंगे, फिर से अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। 11 + 12 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 11 11 20 23/2। तो ये जो आएगा हमारा वो कितना आएगा, 2 1 2, ये आ जाएगा 11.5। तो हम दोनों को क्या दे देंगे, 11.5। इसका रैंक आ जाएगा 11.5। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी का रैंक देना शुरू करते हैं। तो इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू रहेगी उसको रैंक 1 देंगे। सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 12 की 1, उससे कम वैल्यू 11 की 2, इसके बाद सबसे कम वैल्यू कौन सी है 10 की 3 हो गई। ठीक है, अब इसके बाद 10 के बाद 9 है क्या, तो इसका आ गया रैंक 4, इसका रैंक आ गया 5। ठीक है, अब 7 नंबर का रैंक आ गया 6। 7 के बाद अब कौन, 6 का रैंक आ गया 7। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, 7 का रैंक 6 है और 6 का रैंक 7 है। ठीक है, और इसके बाद 6 के बाद अब 5 आएगा तो उसका रैंक क्या हो जाएगा 8। 5 के बाद अगर 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा 9। 4 के बाद 3 है क्या, हाँ 3 है, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा 10। अब 3 के बाद 2 आएगा तो इसका रैंक हो जाएगा 11। 2 के बाद 1 भी आ गया ये बार, तो रैंक इसका हो जाएगा 12। ठीक है, अब हमने रैंक निकाल लिया। अब सिंपल क्या करेंगे, जो फर्स्ट हिस्ट्री का कॉलम है उसके रैंक 1 को R1 बोल के यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, सिंपल 7.5 7.5 11.5 11.5 2 2 ऐसा ऐसा करके लिख देंगे। वैसे ही ज्योग्राफी का R2 लिखेंगे, तो 7 का 7 रैंक 1 रैंक, 12 का रैंक 1 है तो उसका 1 ऐसा। ठीक है, ये हमने लिख दिए। अब हम मेन निकालेंगे टी, जो कि R1 को R2 पे माइनस करने से होता है। तो R1 माइनस R2 करेंगे तो हमारी ये वैल्यूज आ जाएगी। और ये वैल्यूज मैंने लिख दिया इसलिए आप मान मत लेना, आप लोग भी कैलकुलेटर में करके देखना, इससे क्या प्रैक्टिस भी होगी और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। तो जब हमारा R1 माइनस R2 आ गया जो कि D है, हम उसका करेंगे स्क्वायर। तो इन सभी का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो ये वैल्यूज आएंगे और अल्टीमेटली फिर हम उसका क्या निकालेंगे, समेशन। ठीक है, मैं ये अरिथमेटिक मीन वाला चीज मिटा दे रहा हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमें एक और क्या चीज की जरूरत है, n। तो n गिन लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारा n की वैल्यू क्या आ गई 12। ठीक है, अब सिंपल इसको फॉर्मूले में डालेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या आता है रो का, मैं यहाँ पे एक सेपरेशन कर देता हूँ। तो रो का फॉर्मूला आता है हमारा 1 - 6 समेशन d स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 1 - 6 इंटू, अब हमारा समेशन डी स्क्वायर कितना है 512 अपॉन n कितना है हमारा ये बार 12। ठीक है, तो 12 इंटू 12 स्क्वायर माइनस 1। अब जब हम इसको टोटल सॉल्व करते हैं, आप लोग इसको सॉल्व करना है, जैसे मैंने पिछले प्रॉब्लम में इसको सेपरेट सॉल्व किया, इसको सेपरेट सॉल्व किया। ठीक है, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है -0.79। ये आती है हमारे रो की वैल्यू। अभी 8 मार्क का क्वेश्चन है, इंटरप्रेट द रिजल्ट करेंगे। अब हम इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, ये बात हम कैसे करेंगे, वो जो मैंने टेबल बनाया था वो टेबल हमें याद रखना है। मैंने यहाँ पे नहीं बनाया क्योंकि जगह नहीं थी, लेकिन आप अपने बुक में वो टेबल बना के रखना और उससे हम इसको कंपेयर करेंगे। तो जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो ये कौन से वाले रीजन में फॉल करता है, एक बार आप अपने बुक में चेक कर सकते हैं पेज पलटा के। ठीक है, तो जब हम इसको चेक करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, देयर इज, अब पॉजिटिव और नेगेटिव है तो हम लिखेंगे, मैंने शायद पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखा पॉजिटिव की पॉजिटिव वैल्यू थी, यहाँ पे लिखेंगे देयर इज नेगेटिव। अब इसके बाद ये क्या है, हाई लो वेरी हाई, ये सब अपने को देखना पड़ेगा। तो ये जो रेंज है ये किस रेंज में फॉल होता है, हाई वाली, नेगेटिव हाई कोरिलेशन, इसके बीच में बिटवीन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, बिटवीन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी।
तो इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप लोग इसको जरूर देखना कि ये किस रेंज के बीच में फॉल हो रहा है, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस रहे माइनस रहेगा, या प्लस भी रहता मान लीजिए, अगर सिर्फ ये आंसर प्लस में आ जाता अगर, तो क्या होता, देयर इज पॉजिटिव हाई कोरिलेशन, मतलब ये तो नहीं बदलता, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव बदल जाता, ठीक है। इसके बाद हम अगला जो क्वेश्चन करेंगे वो मेरे ख्याल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आया, मैं मुझे एग्जैक्ट उसका ईयर नहीं पता, लेकिन आया जरूर है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। अब हम उस पर बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारे जो थर्ड प्रॉब्लम है इसमें, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और हम इतना समझ गए कि हम सिंपल फॉर्मूला लगाना तो इजी है इसमें, मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम क्या है, रैंकिंग में, और उसमें भी अब हम समझदार हो चुके हैं कि रैंकिंग कैसे निकालना है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू का हम देंगे 1 रैंक, लेकिन सबसे हाईएस्ट वैल्यू 3 बार आ गई है, बार 1 2 3। अब वो टाइम पे हमारा दो वैल्यूज जो थी वो सिमिलर आ गई थी, ये बार 3 वैल्यू सिमिलर आ गई, तो हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, समेशन x अपॉन n। यहाँ पे अगर इन 3 का रैंक देते तो कैसे देते, 1 2 3 या 1 2 3, किसी को भी 1 दे दो, किसी को भी 2 दे दो, किसी को भी 3 दे दो, सिमिलर है। तो इसका अरिथमेटिक मीन निकालते तो 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाता 6/2, और ये हो जाता था हमारा 6/3, और ये हो जाता था हमारा 2। तो मतलब 20 का रैंक तो आ गया 2, और 1 रैंक हम किसी को मिला ही नहीं यहाँ पे, मतलब किसी को मिला ही नहीं। और नेक्स्ट रैंक जो स्टार्ट होगा वो किससे होगा, 1 2 और 3 तो यूज हो चुके हैं, है ना, और उसका जो एक कॉमन एवरेज रैंक आया वो आ गया 2। तो मतलब अब 3 के बाद से शुरू होगा, अगला रैंक जिसको भी जाएगा वो जाएगा 4th रैंक। तो 20 के बाद अगला नंबर आता है 19, इसको जाएगा 4th रैंक। 3rd रैंक नहीं जाएगा क्योंकि वो यहाँ पे यूज हो चुका है एवरेज वैल्यू में। उसके बाद 19 के बाद हमारा ना 18 है, फिर 17 है, तो उसको चलेगा 5th रैंक। उसके बाद हमारा 17 के बाद 16 है क्या, नहीं है, 15 है, उसको चलेगा हमारा अगला रैंक जो है 6th। उसके बाद फिर 15 के बाद 14 2 बार आ गया, तो 6 के बाद क्या, 7 और 8। इसका फिर से अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, 7 + 8 डिवाइडेड बाय 2, ये फिर से हो गया 15/2, और ये हो गया 7.5, ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया। तो 14 का रैंक हो गया 7.5, और एक और 14 7.5, ये हो गया। अब अगला रैंक हम किससे शुरू करेंगे, 7 और 8 हो गया, अगला रैंक जो जाएगा वो जाएगा 9th रैंक। तो 9th रैंक जिसको जाएगा वो है, अब यहाँ पे बचा हुआ बचा ही कौन है, 13 बचा है, ये चलेगा 9, और 10 को चलेगा 10th रैंक, ठीक है। एक बार आप देख सकते हैं। अब टेस्ट 2 पे आते हैं। इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कौन सी है, वो है 20 35, और यहाँ पे भी 35 हाईएस्ट वैल्यू आ गई, ठीक है। तो 35 1 और 2। अब क्या करेंगे, ये 2 बार आ गया तो इसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 नंबर इसलिए डिवाइडेड बाय 2, 3 नंबर है तो डिवाइडेड बाय 3, 4 नंबर अगर सिमिलर आ जाते तो चारों का रैंक लेते हैं और उसको डिवाइड कर, रैंक लेना है, नंबर नहीं लेना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट और सेकंड रैंक डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया हमारा 3/2, जो कि हो गया 1.5। तो हमारे 35 का रैंक क्या आ जाएगा, 1.5, ठीक है। अब 1 और 2 तो यूज हो गया, अगला रैंक जो जाएगा वो जाएगा किसको, 3 को। अब अगला जो है हमारा कौन है, 35 के बाद कोई 34 30 ऐसा कोई दिख रहा है क्या, नहीं है। इसके बाद सीधा 3rd रैंक किसको जाएगा, 28 को। 2nd रैंक नहीं जाएगा, 2nd रैंक एवरेज में यूज हो चुका है, ठीक है। उसके बाद 4th रैंक हम देंगे, 28 के बाद कौन आ गया यहाँ पे, 25, ठीक है। उसके बाद हम 5th रैंक पे जाएंगे, तो 5th रैंक 25 का 24 है, ये भी 2 बार आ गया, तो 5 और 6, ठीक है। तो 5 + 6 2 नंबर है डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 11/2, यानी इसका रैंक आ गया 5.5। तो 24 का रैंक क्या आ गया, 5.5। अब 5 और 6 यूज हो गए, तो अगला रैंक जिसको जाएगा वो किसको जाएगा, 7 जाएगा। तो 24 के बाद ना 23 है, ना 22 है, ना 21 है, सीधा 20 है, तो ये किसको जाएगा, 5 और 6 के बाद 7th रैंक, लेकिन ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, 7 8, ठीक है। तो 7 + 8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 15/2, तो इसका भी रैंक आ जाएगा हमारा 7.5। तो मतलब हमारे 20 का रैंक क्या हो गया, 7.5। अगला रैंक जो जाएगा वो 8 नहीं 9 जाएगा, तो सीधा सीधा 9th रैंक अब किसको जाएगा,
इसके बाद बचेगा 18 और 11 बचे, तो 9th रैंक तो इसको चले जाएगा और 10th रैंक जो है हमारे 11 को चले जाएगा। तो ये हमने इस क्वेश्चन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो क्या करती है, वो हमने निकाल लिया। अब हम करेंगे इसको R1 R2 में सबमिट। टेस्ट 1 के जो रैंक आ गए उसको डायरेक्ट R1 में रख दिए। 20 का रैंक 2 है 2, 14 का रैंक 7.5 है 7.5, ऐसे करते गए लिख दिए। वैसे टेस्ट 2 का R2 में डालेंगे। 28 का रैंक 3rd है तो 3rd डाल दिए। 7.5 है 20 का तो 7.5 डाल दिए। अब R1 R2 लिख लिया हमने बहुत अच्छे से। और जैसे मैंने शुरू में मुझे बता देना चाहिए था, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ, ये जो रैंक लिखेंगे आप, ये जो मैंने ब्लैक में लिखा हूँ, ये जो आप लिखेंगे तो ये आप पेंसिल से लिखना। क्या पता कभी बीच में कुछ फोकस गलत हो गया, हमारा गलती हो गई, तो उसको पट से सही कर लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसमें पुट कर दिए। अब डी निकालेंगे R1 माइनस R2, इसको इससे माइनस करेंगे। 2 माइनस 3 माइनस 1, ये तो डायरेक्ट 0 हो गया। ये 3.5 हो गया माइनस होने के बाद, ये -2 हो गया। अब डी निकल गया तो उसका स्क्वायर निकालेंगे, सिंपल। अब स्क्वायर निकालने के बाद क्या करेंगे, उसका समेशन निकालेंगे, जो कि यहाँ पे आता है 66। और आप ही अपने कैलसी से करके देखना और खुद सॉल्व करके देखना। तो अब हमारे पास डी आ गया। हमें रिक्वायरमेंट थी एन की, तो एन यहाँ पे हमारा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा एन क्या है 10। अब आगे बढ़ते हैं, ये मिटा देता हूँ। अब हमें ये भी समझ में आ चुका है कि एवरेज कब निकालना है, अरिथमेटिक मीन जो है। अब इन वैल्यूज को जो हमने निकाले एन और डी की, उसको पुट करते हैं रो के फॉर्मूले में, जो कि है 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर कितना है हमारा 66 अपॉन एन कितना है हमारा 10, तो ये क्या आ जाएगा 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 6 इंटू 66 कितना आता है हमारा 396 अपॉन 990, और ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस 0.4, ये आ गया 0.6। तो हमारे रो की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0.6। तो अब हम इंटरप्रेट करने जाएंगे, तो ये हमारा किसके बीच में फॉल होता है, ये हमारा किस रेंज में आता है, हम वो टेबल में जाएंगे फिर से वापस अपने। तो वो जो टेबल के जिसमें फॉल होता है वो आता है +-41 टू +-71 वाला, ठीक है। 71 जो भी है। तो ये जो रेंज है ये क्या है, मॉडरेट है, ठीक है। तो हम इसके लिए सेंटेंस क्या लिखेंगे आंसर में, देयर इज, अब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव रहता तो नेगेटिव। देयर इज पॉजिटिव मॉडरेट कोरिलेशन between the values of test 1 and test 2। ऑब्वियसली ये दो के बीच में कंपैरिजन चल रहा है, इसीलिए टेस्ट 1 और टेस्ट 2। तो इसके साथ हमारा जो है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन खत्म होता है, जिसको हम रैंक डिफरेंस मेथड भी बोलते हैं, ठीक है।